बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दी नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलूम रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। Good morning, everyone. We were studying about fungi, and in fungi till date we have studied about basic introductory part, यानी हमने बात कर लिया है about features of kingdom fungi, और फिर हमने बात करना स्टार्ट किया था about reproduction in fungi, in which we have already discussed about asexual and sexual reproduction. वो आपको ध्यान रखना था। जो एसेक्सुअल स्पोर था वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट था, वो आप ख्याल रखिएगा। आगे बात करते हैं अब क्लासिफिकेशन के बारे में, और आज फंजाई खत्म भी करेंगे हम लोग। अब जो ये ट्रू फंजाई है, जब मैं कहता हूं ट्रू फंजाई मतलब वो फंजाई जो किंगडम, जो 5 किंगडम के हिसाब से फंजाई किंगडम में आना चाहिए, है ना। जैसे आप कहते हैं अबाउट एक्टिनोमाइसेटिस, तो वो भी तो पहले फंजाई में रखा हुआ था, लेकिन वो ट्रू फंजाई नहीं कहलाएगा। तो जो 5 किंगडम के हिसाब से सटीक बैठता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो सटीक बैठता है किंगडम फंजाई का मेंबर होना चाहिए, जिसे अगर उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो आप क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका बेसिस होता है कुछ, और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फंगल हाइफी। फर्स्ट बेसिस इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फंगल हाइफी, देन मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी क्या है अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। तो ये मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, यानी किसी भी फंगस का हाइफी का मॉर्फोलॉजी कैसा है, या फिर स्पोर कौन सा बनता है, उसका क्या फीचर है, या फिर फ्रूटिंग बॉडीज कैसे हैं, कौन सा है, बेस्ड ऑन दिस फैक्ट्स आप फंजाई को क्लासिफाई करते हैं। और ये जो बेसिस है कि फंजाई को आपने इन ग्रुप में बांटा है, इस बेसिस पे, ये बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये कई बार डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ फंजाई का क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा यही बेसिस है इनके क्लासिफिकेशन का। अब ये जो ट्रू फंजाई है, यानी जो यूमाइकोटा है, इसे आप 2 ग्रुप में बांटते हैं, एक लोअर ट्रू फंजाई, एक हायर ट्रू फंजाई। लोअर मतलब प्रिमिटिव टाइप का, है ना। अब ये जो लोअर ट्रू फंजाई है, इसका 2 क्लास है, एक है ऊमाइसेटिस और एक है जाइगोमाइसेटिस। जब कहते हैं लोअर ट्रू फंजाई, तो ये इनका फीचर है ये कि इनमें आपको मिलने वाला है एसेप्टेट हाइफी, राइट। जो लोअर फंजाई है उनमें आपको मिलने वाला है एसेप्टेट हाइफी, यानी बीच में सेप्टा नहीं होगा, यानी कैसा होगा फिर वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। लिख दे रहा हूं मैं यहीं पे। अगर मैंने कहा एसेप्टेट है मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, जिसे आप एक और कौन से नाम से जानते हैं, कौन सा टर्म यूज करते हैं आप यूज करते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। तो ये सिनोसिटिक कंडीशन शो करते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड हुआ करते हैं। और इनका 2 क्लास है, यानी जितने भी लोअर फंजाई हैं जो एसेप्टेट हाइफी वाले हैं, उन्हें 2 क्लास में आप क्लासिफाई करते हैं, एक है ऊमाइसेटिस और एक है जाइगोमाइसेटिस। हालांकि इन दोनों को मिला करके
आप एक ग्रुप बना के रखे हैं, दैट इज फाइकोमाइसेटिस। यानी फाइकोमाइसेटिस ही दो ग्रुप में है, एक oomacetes और एक zygomacetes। ये जो oomacetes है या फिर जो भी ग्रुप्स हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ये अभी आपको पढ़ना डिटेल में आज के लेक्चर में ही, लेकिन फिलहाल ये जो oomacetes है इसे आप कहते हैं एल्गल फंजाई। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आप एल्गल फंजाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ मेंबर्स आर एक्वेटिक इन नेचर, राइट? इसीलिए इसे एल्गल फंजाई कहते हैं। हालांकि एक और नाम लिखा है यहां पे, दैट इज वाटर मोल्ड्स। बात एक ही है ना? एल्गल फंजाई का मतलब क्या है कि वो एक्वेटिक नेचर के हैं, इसलिए लिखा है वाटर मोल्ड्स। वैसे ही जो जाइगोमाइसेटिस है इसे आप कहते हैं कंजुगेशन फंजाई। और क्यों कहते हैं कंजुगेशन फंजाई? तो कल का लेक्चर अगर आपको याद आता है तो मैंने बताया था एक मेथड था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, नाम था उसका कंजुगेशन, और उसका एक और नाम दैट इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो जाइगोमाइसेटिस में कंजुगेशन के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन, जिसका नाम गैमेटेंजियल कॉपुलेशन भी होता है। दैट इज वाई इसका नाम है कंजुगेशन फंजाई। इस तरफ आते हैं तो जो हायर ट्रू फंजाई है उनमें फिर से आप देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता भी है या नहीं होता है। अगर होता है तो उनको दो क्लास में बांट कर रखे हो आप। एक है एस्कोमाइसेटिस, जिसे आप सैक फंजाई भी कहते हैं। सैक फंजाई क्यों कहते हैं? थोड़ा वेट करना होगा आपको ये जानने के लिए। जो बेसिडियोमाइसेटिस है इसे आप क्लव फंजाई कहते हैं। क्लव फंजाई क्यों कहते हैं ये भी जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। ठीक बात है, बाकी समझ में तो आ ही जाएगा आपको। देन अगर इसी हायर फंजाई की बात करें आप, तो ऐसा भी ग्रुप है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, या फिर ऐसे कहें कि अननोन है, यानी हमारा रिसर्च इतना आगे नहीं बढ़ा है कि अपन जान सकें कि उसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड वाला होता भी है, नहीं होता है। यानी अगर आपके जानकारी के हिसाब से, अगर टैक्सोनॉमिस्ट के जानकारी के हिसाब से आज के डेट में किसी फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है या फिर नहीं रिपोर्ट किया गया है, तो आप उसे रखते हैं कौन से क्लास में? आप रखते हैं उसे ड्यूटेरोमाइसेटिस में, जिसे आप कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्या कहते हैं बेटा? इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ग्रुप का नाम दे दिया आपने फंजाई इम्परफेक्टी। Why imperfect term is being used? Because these fungi are not having ability of sexual reproduction, and that is why we are saying they are imperfect in nature. Right? तो ये आपने कहा बेसिकली चार अलग अलग फंगल क्लासेस हैं। एक है फाइकोमाइसेटिस, एक है एस्कोमाइसेटिस, एक है बेसिडियोमाइसेटिस और एक है ड्यूटेरोमाइसेटिस। जो फाइकोमाइसेटिस है ये भी दो ग्रुप में बांटा हुआ है, एक है oomacetes ऑफ एल्गल फंजाई, एक है जाइगोमाइसेटिस ऑफ कंजुगेशन फंजाई। वैसे ही एस्को का नाम है सैक फंजाई, बेसिडियो का नाम है क्लव फंजाई और ड्यूटेरो का नाम है फंजाई इम्परफेक्टी। व्हाई इम्परफेक्टी? व्हाई दे आर इम्परफेक्ट? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन। ठीक बात है। तो ये अलग अलग ग्रुप हुए फंगस के, जो कि आप ध्यान रखें तो बेहतर है। बेहतर क्या है? आपको तो जानकारी होना ही चाहिए, जानना ही है ये। अब एक एक करके बात करते हैं इन अलग अलग क्लासेस के बारे में। फर्स्ट है फाइकोमाइसेटिस। अब अगर आपको याद आता हो तो मैंने क्या कहा, जो फाइकोमाइसेटिस है उसके दो ग्रुप हैं। अब दो ग्रुप है उसको छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए। फाइकोमाइसेटिस का क्या फीचर देखा आपने? तो ये लोअर फंजाई है, ट्रू फंजाई है, लेकिन लोअर है यानी प्रिमिटिव नेचर के होते हैं, और ये एसेप्टेट माइसीलियम वाले हैं, यानी यहां मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलता है। स्वाति कह रही है सर व्हाई वी आर स्टडिंग इम्परफेक्ट फंजाई इन ट्रू फंजाई। तो जब आप कहते हैं ट्रू और फॉल्स फंजाई, तो इट्स नॉट दैट ट्रू और फॉल्स इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि वेदर दैट फंजाई इज कैपेबल ऑफ डूइंग रिप्रोडक्शन और नॉट, राइट? ट्रू और जैसे आप मॉर्फोलॉजी अगर पढ़ चुके हैं तो वहां भी तो टर्म था परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट फ्लावर। तो परफेक्ट फ्लावर क्या था? जिसमें स्टेमन कार्पेल दोनों होते हैं, उसे आप परफेक्ट कहते हैं। वैसे यहां पे आप परफेक्ट उन्हें कहते हैं जो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं सेक्सुअली, इम्परफेक्ट वो हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं सेक्सुअली। तो इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वेदर दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नॉट। लेकिन ट्रू फंजाई, फॉल्स फंजाई, तो दैट इज बेस्ड ऑन उसका फीचर, ओवरऑल फीचर कि फंजाई जैसा फीचर है कि नहीं है,
राइट। तो ट्रू और फॉल्स फंजाई डिफरेंट थिंग, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट फंजाई इज डिफरेंट थिंग। ये स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल फंगस ही हैं, बस इनकी कमी ये है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं सेक्सुअल, इसलिए आपने कहा इम्परफेक्ट हैं तो ट्रू ही, लेकिन ये इम्परफेक्ट हैं, ऐसा मैंने समझाया है। तो फाइकोमाइसीट्स के बारे में हम लोग कुछ आगे बात करें उसके पहले ही आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि इसके मेंबर कैसे होंगे, स्टेनोसिटिक होंगे यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, है ना। और ये मोस्टली कैसे होते हैं, ये मोस्टली एक्वेटिक नेचर के होते हैं। जरा देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड। जब मैं कहता हूं एक्वेटिक हैबिटेट में मिल रहा है तो आप बात कर रहे हैं किसके बारे में, दिस इज एड्रेसिंग एक्चुअली oomacetes, जो कि फाइको का ही ग्रुप है ना। एंड व्हेन आई एड्रेस कि ये डिकेइंग वुड पे भी मिलते हैं यानी ये सेप्रोफाइट भी होते हैं, तो ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूं अबाउट ज़ाइगोमाइसेटिस, राइट। तो ध्यान रखिएगा जो फाइकोमाइसेटिस है उसके मेंबर्स एक्वेटिक भी हो सकते हैं और सेप्रोफाइटिक नेचर के भी हो सकते हैं। और कहां मिलते हैं, तो डिकेइंग वुड पे इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। तो ध्यान रखिएगा इसके मेंबर्स पैरासाइट भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, पानी में भी ये ग्रो करते हैं। द माइसेलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, ये बात तो आप जानते थे पहले से ही, आप पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट ये पॉइंट तो तगड़ा है कि इसके मेंबर्स कैसे हैं, एसेप्टेट हैं यानी सिनोसिटिक कंडीशन आपको देखने को मिलता है। देन asexual reproduction takes place by zoospore। अगर आप याद करेंगे लास्ट लेक्चर को तो आपने वहां पढ़ा कि जो जूस्पोर का फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ फाइकोमाइसेटिस, वही यहां पे लिखा हुआ है। फाइको में और फाइन करें अगर हम लोग तो जो जूस्पोर है इसका मिलना इज लोकलाइज टू oomacetes ओनली। एनीवे चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं फाइको के बारे में तो लिखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर जो कि मोटाइल होता है, या फिर बाय एप्लानोस्पोर जो कि होता है कैसा, नॉन मोटाइल। ध्यान रखिएगा ऑल नॉन मोटाइल स्पोर्स आर एप्लानोस्पोर एंड मोटाइल स्पोर्स आर जूस्पोर या फिर प्लानोस्पोर कहते हैं। जो जूस्पोर है इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप प्लानोस्पोर कह सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। Then these spores are endogenously produced in sporangium। कल की ही बात है कि जो जूस्पोर है वो कैसा होता है, ये एंडोजीनस नेचर का होता है यानी किसी स्ट्रक्चर के अंदर ये बनते हैं। अब ये फाइकोमाइसेटिस के दो क्लासेस हैं, एक है oomacetes और एक है ज़ाइगोमाइसेटिस। जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो फंगस है उसमें सेल वॉल कैसा होता है, उसमें होता है काइटिनस सेल वॉल। लेकिन जो कभी ना भूलने वाला पॉइंट है, पूरे किंगडम प्लांटी का एक तगड़ा पॉइंट है, वो ये कि oomacetes ही एक अकेला ग्रुप है, एक अकेला क्लास है जिनके मेंबर्स में कैसा सेल वॉल है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल देखने को मिलता है। यहां सेल वॉल कैसा है, सेल वॉल इज सेल्यूलोजिक इन नेचर, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अपने आप में एक्सेप्शन जैसा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा oomacetes इज ओनली ग्रुप जहां पे सेल वॉल कैसा है, सेल्यूलोजिक नेचर का है। देन दूसरा पॉइंट तो आप जानते ही हैं कि फाइकोमाइसेटिस में माइसीलियम कैसा होता है, सिनोसिटिक होता है। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs through zoospore and sexual reproduction through gametangial contact। यहां गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि होता है oogamous टाइप का। अब मैं अलग से फिर जूस्पोर क्या है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या है नहीं बताने वाला हूं क्योंकि मैंने पहले बता दिया है। तो ध्यान रखिएगा एसेक्सुअल और सेक्सुअल का तरीका क्या है। यहां पे एसेक्सुअल जूस्पोर से होता है, सेक्सुअल गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से होता है जो कि oogamous टाइप का है। जो जूस्पोर है वो कैसा है, हेट्रोकोन्ड फ्लैजिलेशन वाला जूस्पोर यहां आपको देखने को मिलता है। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट तो जो जाइगोट बनता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है oospore लिखा है।
प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oospore. When I say प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये जाइगोट कहना चाह रहा हूं मैं। जाइगोट ही तो है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है। तो ये oospore जो है ये जाइगोट है, यानी ये कैसा है, यानी ये 2n है, डिप्लॉयड है। और फिर से कल के लेक्चर में आप आइए तो आपको याद आएगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंगस में वो 3 स्टेप में होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। तो जरा देखो, रिप्रोडक्शन हुआ तो 2 गैमेट्स फ्यूज किए, यानी पहले हुआ प्लाज्मोगेमी, फिर हुआ कैरियोगेमी, बन गया जाइगोट। अब जाइगोट तो 2n है, फंगस कैसा होता है n, यानी क्या होगा उसके अंदर, मियोसिस। तो वही लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम oospore होता है, इसी में मियोसिस होता है जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। इसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, जर्म स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, जर्म स्पोर्स, जो कि कैसे होंगे, एन होंगे, और ये जर्म स्पोर में होगा जर्मिनेशन, तो बनेगा नया फंगस, बनेगा नया फंगस। यहां जर्मिनेशन हुआ है तो बना नया फंगस, जो कैसा होगा, एन होगा। तो ये है oomacetes का सिचुएशन, जो कि आप ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसमें यही था कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोजिक है। और दूसरा पॉइंट आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो oomacetes है ये ओनली, दिस इज ओनली क्लास ऑफ फंजाई where motile stage is present। आपने इतना सारा क्लास का नाम सुना अभी, oomacetes, zygomacetes, asco, basidio, deutero। तो आप oomacetes को अगर छोड़ देते हैं तो किसी भी ग्रुप में आपको मोटाइल स्टेज यानी फ्लैजिलेशन देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो गैमेट हो, चाहे वो स्पोर हो, कहीं भी किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में आपको फ्लैजिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ oomacetes में ही ऐसा है जो मिल रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं जरा इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे पहला है सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ये जो सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम है इसी का मेंबर है, एंड इट कॉजेज ब्लैक वाट ऑफ पोटैटो। ये डिजीज है, नाम है ब्लैक वाट ऑफ पोटैटो। सिमिलरली फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये आपको याद रखना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट मेंबर है इस ग्रुप का। इंपॉर्टेंट इन द सेंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है ये कॉज करता है डिजीज, नाम है इसका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और ये जो डिजीज है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसे आप एक और नाम देते हैं, और वो नाम क्या देते हो आप नाम देते हैं इसे, दिस इज नोन एज फेमिन ऑफ आयरलैंड, ऐसा नाम आप इसे देते हैं। देन नेक्स्ट वन इज अल्ब्यूगो कैंडिडा, जिसका एक और नाम है, आप जानते हैं जब पढ़े थे आप लिविंग वर्ल्ड, और वो नाम है सिस्टोपस कैंडिडस। और आपके काम की बात ये कि ये डिजीज कौन सा कॉज करता है, तो इट कॉजेज व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स में कौन आएगा, मस्टर्ड है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ये सब आता है। वैसे ही जो पाइथियम है ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो इट कॉजेज डैम्पिंग ऑफ डिजीज। सिमिलरली ये जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला है इट कॉजेज माइल्ड्यू डिजीज, इट कॉजेज माइल्ड्यू डिजीज। सिमिलरली जो सेप्रोलेग्निया है इट कॉजेज
सैल्मन डिजीज इन गिल्स। गिल्स में यानी जो फिश का गिल्स है उसमें यह डिजीज कॉज करता है कि हाँ आपने, उसका नाम है सैल्मन, SALMOND, सैल्मन डिजीज इन गिल्स कह रहे हैं आप। तो अब मैं सामने से आपको बोल रहा हूं कि आप अगर इन फंगस का नाम याद रखें तो बेहतर है। एनसीईआरटी से काफी एडिशनल पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको यहां पे। आप अगर डिजीज का नाम याद रखें तो और बेहतर है। अब इसमें कौन से डिजीज में क्या होता है इस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप किसी काम का नहीं है। क्वेश्चन यहीं तक पूछ लिया जाए इसके ही चांसेस कम हैं, लेकिन हैं इसलिए बताया जा रहा है आपको। अब इनके सिम्टम्स क्या हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। अगर भविष्य में आपको पढ़ना होगा, अलग से पढ़ेंगे आप प्लांट पैथोलॉजी, तो आपको अलग से सारे डिजीज का सिम्टम पढ़ना होगा, डिटेक्ट करना होगी कैसे सिम्टम से कैसे पहचाने कौन सा डिजीज हो रहा है। लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी आगे। तो आप इतने से ही खुश रहिए कि सर ने इतना सारा एग्जाम्पल बोला है और इन एग्जाम्पल से ये डिजीज होता है अलग अलग प्लांट या फिर एनिमल्स के अंदर, राइट। तो ये था अबाउट oomacetes, जो कि आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट दिस zygomacetes। अब ये जहां oomacetes अपने आप में एक्वेटिक फंगस का ग्रुप था, ये कैसा है? दिस इज क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल फंजाई। मेंबर्स कैसे हैं? मोस्टली सेप्रोफिटिक हैं, यानी जिसे आप कहते हैं डिकम्पोजर, वैसे हैं इसके मेंबर्स। सेल वॉल कैसा है? तो नॉर्मल हो गया यहां पे। सेल वॉल कैसा है? काइटिनस, ऐसा ही होना ही चाहिए था। वो तो मैंने कहा सिर्फ oomacetes ही एक ग्रुप है जहां सेल वॉल कैसा है? सेलुलोजिक। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, oomacetes का कुछ जो तगड़ा वाला पॉइंट है वो ये, पहली बात तो ये कि एसेप्टेट फंगल हाइफी यानी सिनोसिटिक कंडीशन। दूसरा, जाइगोट का नाम oospore, इसलिए उसका नाम oomacetes। देन मेंबर्स कैसे हैं? मोस्टली एक्वेटिक हैं। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट और क्या रखना है आपको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला, वो कि सिर्फ oomacetes ही एक ऐसा ग्रुप है फंजाई में जिसमें आपको देखने को मिलता है फ्लैजिलेशन। अदरवाइज और किसी भी ग्रुप में आपको मोटाइल स्टेज देखने को नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और वही पॉइंट यहां रिपीट हो भी गया आखिर कि मोटाइल सेल्स आर ऑलवेज एब्सेंट। ये जो लाइन लिखा है यहां पे कि मोटाइल सेल्स आर ऑलवेज एब्सेंट, it will keep on repeating in different classes except that oomacetes। मैंने कहा ही आपको कि oomacetes को छोड़ दें तो बाकी सारे ग्रुप में फ्लैजिलेशन एब्सेंट है, यानी मोटाइल स्टेज एब्सेंट है। वही यहां पे लिखा भी है मोटाइल सेल्स आर ऑलवेज एब्सेंट, यानी यहां पे जूस पर वगैरह तो नहीं बनने वाला है। जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होता है? तो वो होता है थ्रू स्पोरेंजियोस्पोर। इट अकर्स थ्रू स्पोरेंजियोस्पोर। देन जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो कैसे होता है? तो वो होता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से, जिसे आप एक और क्या नाम देते हैं? आप एक और नाम कंजुगेशन देते हैं। और यही तो कारण था कि आपने इसका एक और नाम क्या जाना है? आपने इसका एक और नाम जाना है कंजुगेशन फंजाई। क्या नाम था बेटा इसका? इसका नाम था कंजुगेशन फंजाई, क्योंकि ये कंजुगेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। कंजुगेशन क्या होता है? तो कल ही देखा आपने कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पे एंथ्रीडियम और उगोनियम के बीच का जो कॉमन वॉल है वो डिसॉल्व हो जाता है, और जो एंथ्रीडिया है वहां से न्यूक्लियाई यानी मेल गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं टू उगोनिया, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट, जिसका नाम क्या है? जाइगोट का नाम है जाइगोस्पोर। जैसे oomacetes में जाइगोट का नाम oospore था, वैसे ही zygomacetes में जाइगोट का नाम क्या है? जाइगोस्पोर। या फिर यूं कहें कि जाइगोस्पोर जो नाम आया है वो जाइगोमाइसेटिस से ही आया है, राइट। तो जाइगोमाइसेटिस का जाइगोट जाइगोस्पोर कहलाता है। और फिर से वही बात, कल ही हमने देखा है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेजेस आर फॉलोड एंड those 3 डिफरेंट स्टेजेस आर फर्स्ट प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड देन मियोसिस। तो जाइगोट कैसा है? जाइगोट तो कैसा है? ये तो डिप्लॉयड है।
और इससे बनने वाला फंगस कैसा होता है, हैप्लॉइड, इसीलिए इसमें मियोसिस होता है। वही लिखा है कि जाइगोट इज जाइगोस्पोर व्हिच डिवाइड्स म्यूटिकली टू फॉर्म जर्म स्पोरेंजियम, राइट। तो ये बनाता है जर्म स्पोरेंजियम जिसके अंदर जर्म स्पोर्स बनते हैं, यानी अल्टीमेटली इस जाइगोट में होता है मियोसिस, तो स्पोर्स बनते हैं और उन स्पोर का होता है जर्मिनेशन, तो नया फंगस बनता है। ये जो साइकिल है इट विल रिमेन कांस्टेंट, कि दो गैमेट का जब फ्यूजन होगा तो पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा जिससे प्लाज्मोगेमी कहोगे आप, फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा जिससे आप कैरियोगेमी कहोगे आप। फ्यूजन होगा हमेशा, भले डिलेड हो, जैसे कि एस्को या फिर बेसिडियोमाइसीटम जिसे आप कहते हैं डाइकैरोफेज मिलता है। फिर जैसे ही हो जाता है कैरियोगेमी वैसे ही जाइगोट बनके तैयार हो जाता है। अब ये जाइगोट कई बार रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है और आप उसे स्पोर कहते हैं, जैसे कि oospore इन केस ऑफ oomaइसिटिस एंड जाइगोस्पोर इन केस ऑफ जाइगोमाइसिटिस। ये सब थिक वॉल्ड होते हैं, स्पोर जैसे बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन ये जाइगोट होते हैं, राइट। देन ये जो जाइगोट है इसमें हुआ है मियोसिस और बने हैं हैप्लॉइड स्पोर्स जिसका नाम होता है जर्म स्पोर। ये जर्म स्पोर किसके अंदर बनते हैं, जर्म स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। कल ही हमने बात किया था, स्पोरेंजियम का मतलब एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं उसे आप स्पोरेंजियम कह देते हैं। तो जर्म स्पोरेंजियम मतलब इसके अंदर क्या बनते होंगे, जर्म स्पोर्स बनते होंगे। मैं यहां पे लिख ही दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये जर्म स्पोरेंजियम तो एक जगह हो गया है ना, इसके अंदर क्या बनते हैं, इसके अंदर बनता है जर्म स्पोर, जो कैसा होता है, एन होता है, ये करता है जर्मिनेशन, तो बनता है नया फंगस जो कैसा होगा, ऑब्वियसली एन होगा। तो ये था अबाउट जाइगोमाइसिटिस। एग्जाम्पल देखिए अगर हम लोग, तो एग्जाम्पल है आपके पास राइजोपस स्टेलोनिफर जिसका कॉमन नेम है ब्लैक ब्रेड मोल्ड। कॉमन नेम इज ब्लैक ब्रेड मोल्ड। अब यहां से जो फंगस का मैं कॉमन नेम बताता जा रहा हूं, यानी जो एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं आपको वो रटना होगा। नियरली ऑन एन एवरेज मान लीजिए आपने पढ़ा 1 2 3 4 5 अलग अलग क्लासेस पढ़ा आपने अभी फंगस का, उन सब में मान लीजिए ऑन एन एवरेज 5 से 7 एग्जाम्पल्स तो मिलेंगे ही। जैसे इसके पहले वाले में आपको मिल गया है, यहां 6 एग्जाम्पल्स मिल गए हैं, यहां हालांकि 2 ही मिल रहा है लेकिन आगे जाके कंपनसेट हो जाएगा ये। ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 5 से 7 एग्जाम्पल्स आपको हर ग्रुप में देखने को मिलेगा, यानी आपको फिर रटना है। यहां पे कहने का ये मतलब है एग्जाम्पल्स आपको रटने पड़ेंगे। देन दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है म्यूकर, जिसे आप कहते हैं डंग या फिर पिन मोल्ड। ये जो म्यूकर है ये कैसा है, नाम ही दिया है मैंने डंग मोल्ड, यानी ये कॉप्रोफिलस है। कैसा है ये, दिस इज कॉप्रोफिलस, यानी डंग लविंग है। डंग अगर कहीं पे होगा तो वहां भी ये ग्रो कर जाएगा, ये कॉप्रोफिलस है। अब ये डायग्राम किसका है, ये सिर्फ आपके लिए ही है, आप बताएंगे कौन सा है, ये राइजोपस है कि म्यूकर है ना। ये जानबूझ के एनसीईआरटी का लिया हुआ डायग्राम है, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि एनसीईआरटी खुद डायग्राम ब्लर रहता है, तो ये जानबूझ के एनसीईआरटी का डायग्राम लिया हुआ है और आपका असाइनमेंट है कि आप पता करें कौन सा ये फंगस है। हो सकता है कि डायग्राम दे दें और आपके बारे आपसे इसके बारे में कुछ पूछ लें, है ना। डायग्राम दे दें, पूछें विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर दिस फंगस, और उसमें फीचर दे दें इस ग्रुप का, जाइगोमाइसिटिस का, तो एक क्वेश्चन में कई सारी चीजें टेस्ट कर लेंगे वो आपका। तो ध्यान रखिएगा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। मुझे नहीं पता है क्या है ये, वेदर दिस इज म्यूकर और राइजोपस और ये मशरूम है कि क्या है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। आप पता कर लीजिएगा क्योंकि मैंने बोला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता है, मैं नहीं बताऊंगा। ये भी मुझे नहीं पता है, चलो मुझे पता है, लिखा हुआ है यहां पे। तो ये आप आंसर आ गया है मेरे पास, स्वाति ने आंसर कर दिया है, लेकिन मैं आंसर बोल नहीं रहा हूं क्योंकि आई वांट कि ये आप खुद देखें एनसीईआरटी और पता करें कि ये क्या है, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सहूलियत रहे, ठीक है ना। इट्स नॉट कि मुझे आ नहीं रहा है, इट्स जस्ट कि आप एक्सप्लोर करें कौन है ये, तो आपको याद रह जाएगा। आइए यहां पे ये राइजोपस दिया हुआ है, और राइजोपस जो है यहां पे 3 तरह के आपको हाइफी देखने को मिलते हैं, जरा गौर कीजिएगा। यहां आपको 3 तरह का हाइफी देखने को मिलेगा। एक होता है, यहां देखो लिखा है स्टोलोन, यानी इसे आप कह सकते हैं, आप स्टोलोन लिखा है या फिर कह सकते हैं दिस इज स्टोलोनीफेरस हाइफी,
ये कहला रहा है स्टोलोनिफेरस हाइफी। जैसे मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा है स्टोलोन के बारे में, वैसा ही है तो नाम दे दिया आपने इसका स्टोलोनिफेरस हाइफी। ये जो आपको दिख रहा है ब्रांच्ड राइजॉइड जैसा, इसे आप क्या कह देते हैं? आप इसे कह देते हैं प्यार से दिस इज राइजॉइडल हाइफी। ये भी अपने आप में क्या है? फंगस का हाइफी ही है। और तीसरा है यहां पे स्पोरेंजियोफोर, यानी 3 तरह के हाइफी देखने को मिल रहे हैं, 1, 2 एंड दिस वन इज 3, ऐसा है। अब ये जो स्पोरेंजियोफोर है, कल के ही अगर कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान दें, मैंने कहा था 4 मतलब क्या होता है? स्टॉक होता है ना? 4 मतलब स्टॉक होता है। तो ये लिखा है स्पोरेंजियोफोर मतलब ये स्टॉक है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्पोरेंजिया लगा है। जरा देखिए, ये दिस एंटायर सिस्टम इज स्पोरेंजिया, सिंगुलर में कहें तो दिस इज स्पोरेंजियम। और इसके अंदर देखो पड़े हैं ढेर सारे ब्लैक कलर के स्पोरेंजियोस्पोर्स। यहां शायद नहीं दिखा हो क्लियरली, ये जो कॉलमेला है ये क्या है? तो ये जो यहां पे स्टेराइल टिश्यू है, यानी जो पूरा स्पोरेंजियम में तो फर्टाइल कहेंगे ना आप, क्योंकि इसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, लेकिन जो कॉलमेला है ये क्या है? दिस इज स्टेराइल पार्ट, दिस इज स्टेराइल पार्ट ऑफ दिस स्पोरेंजियम, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये कॉलमेला है जो कि लाइट येलो दिख रहा है, और नीचे ये तो आपको दिख रहा है एपोफाइसिस जो कि ग्रीन कलर का दिख रहा है, लाइट ग्रीन कलर का। तो हालांकि नोबडी विल आस्क यू बताओ कॉलमेला फिर एपोफाइसिस का डिटेल क्या है, बट स्टिल थोड़ा बहुत जानकारी रखिएगा तो अच्छा ही रहेगा। आप थोड़ा बाकी लोगों से अलग हटके रहेंगे, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ हम थोड़ा ज्यादा जानते हैं, बाकी लोगों से ज्यादा सेफ हैं आप। तो ये है स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया का, और उसके अंदर ये स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं एंड दिस एंटायर सिस्टम इज ऑफ राइजोपस। ये राइजोपस है जिसका ये फंगल हाइफी है, जिसमें कोई पार्टीशन आपको नहीं देखने को मिल रहा है, यानी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस जाइगोमाइसेटिस। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट दिस एस्कोमाइसेटिस। मैं 2 मिनट का यहां पे पॉज ले रहा हूं, अगर आपको कुछ पूछने का है तो पूछ लीजिए, अगर कुछ पूछने का है तो पूछ लीजिए जरा। चलिए, मैं कुछ समझा रहा था आपको, पढ़ा नहीं रहा था, इसलिए परेशान नहीं होना है, मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ टॉपिक से नहीं बता रहा था, ऐसे कुछ समझा रहा था आपको, तो आपने नहीं सुना है कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका कोई नुकसान नहीं है। इट वॉज नॉट रिलेटेड टू योर टॉपिक, मैं कुछ ऐसे ही समझा रहा था, इधर उधर की चीजें समझा रहा था।
चलिए, मैं वेट कर रहा था आपके डाउट्स के लिए, डाउट्स नहीं है कुछ भी आपके, तो आगे बढ़ते हैं फिर और बात करते हैं अबाउट दिस एस्कोमाइसिटिस। ये जो एस्कोमाइसिटिस है इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है सैक फंजाई। सैक फंजाई क्यों है अभी समझ में आ जाएगा। अब ये जो एस्कोमाइसिटिस ग्रुप है इसके मेंबर्स कैसे हैं? तो मेंबर्स आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, लेकिन यूनिसेलुलर भी हैं जैसे कि यीस्ट। हालांकि एक और आप जानते हैं यूनिसेलुलर फंगस को और वो है सिंकाइट्रियम, लेकिन सिंकाइट्रियम बिलोंग्स टू ग्रुप ओमाइसिटिस। तो यहां मेंबर्स मोस्टली कैसे हैं? मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन यीस्ट कैसा है? अपने आप में यूनिसेलुलर होता है। मेंबर्स कैसे हैं? तो सिरोफिटिक हैं, डिकंपोजर हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, और इसके मेंबर्स कोप्रोफिलस भी हैं, यानी डंग पे भी ग्रो करने वाले होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। जब आप फंगल हाइफी की बात करते हैं तो फंगल हाइफी में सेप्टा यहां मिलता है। सेप्टा कैसा है? तो एक ऐसा सेप्टा जिसमें बीच में पोर है, सिंपल टाइप का पोर है, आपने कहा सिंपल सेप्टा है ये। और माइसीलियम कैसा है इसका? ब्रांच्ड है इसका माइसीलियम। यानी जहां फाइकोमाइसिटिस में फंगल हाइफी वोज ए सेप्टेट, यहां कैसा है? सेप्टेट है, यानी यहां सिनोसिटिक कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात करें हम लोग अबाउट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां मोस्टली किससे होता है? तो कोनिडिया से होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली अकर्स थ्रू कोनिडिया। और कोनिडिया कैसा होता है? तो कल ही देखा है आपने कि ये एक्सोजीनस इन ऑरिजिन होते हैं, ये बेसिपीटल मैनर में अरेंज्ड होते हैं, ये पिगमेंटेड होते हैं, है ना। तो ऐसा हमने कल ही बात कर लिया था। और ये जो कोनिडिया हैं ये लगे होते हैं ऑन स्पेशल हाइफी जिसका नाम होता है कोनिडियोफोर। जैसे अभी आपने देखा कि ये स्पोरेंजियोफोर है, तो ऊपर में क्या लगा है? स्पोरेंजिया। वैसे ही यहां कह रहा हूं मैं कोनिडियोफोर, तो ऊपर में क्या लगा हुआ था? याद कीजिए, कोनिडिया लगा हुआ था। तो ऐसा सिचुएशन है एस्कोमाइसिटिस का। अब यहां जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसका नाम होता है एस्कोगोनियम। याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि एंटायर थैलोफाइटा में आपको ध्यान रखना था कि जो मेल गैमेटेंजिया है उसे क्या कहते हैं? एंथ्रीडिया कहते हैं, और जो फीमेल गैमेटेंजिया उसे क्या कहते हैं? उगोनिया कहते हैं। तो दिस इज एप्लीकेबल टू एंटायर थैलोफाइटा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे कि इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटिस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज नोन एज एस्को, क्या कहते हैं इसे? एस्कोगोनियम कहते हैं। सिंगुलर में एस्कोगोनियम, अदरवाइज कह देंगे एस्कोगोनिया। अब जरा समझिएगा अच्छे से। जैसे मान लिया मैंने कहा है कि ये एक फंगल हाइफी है जिसे मैंने कहा कि ये फीमेल थैलस है फॉर एग्जांपल, है ना। अब ये बीच में मैंने दिखा दिया कि ये सेप्टा है, पार्टीशन है, सब में मैंने दिखा दिया एक एक इस तरीके से न्यूक्लियस है। अब ये सिचुएशन ये रहा कि पास में एक और, चलिए बना ही देता हूं, ये पास में एक रहा यहां पे इस तरीके से मेल थैलस, उसका ये रहा एंथरीडिया। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटिस वो कोई फिक्स नहीं है, वो गैमेटेंजियल कांटेक्ट से भी हो जाता है लाइक दैट ऑफ ओमाइसिटिस, वो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से हो जाता है लाइक दैट ऑफ जाइगोमाइसिटिस। तो किसी तरीके से यहां पे अल्टीमेटली ट्रांसफर हुआ न्यूक्लियाई का, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। ये क्या था? दिस इज एस्कोगोनियम। ये क्या था? एंथरीडिया। तो ये जो एस्कोगोनियम है इसमें जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी जब ट्रांसफर होता है तो एस्कोगोनियम कन्वर्ट्स इनटू एस्कस मदर सेल। किसमें कन्वर्ट हो गई? ये एस्कस मदर सेल में कन्वर्ट हो गई। जो एस्कस मदर सेल है इससे आगे जाके क्या बना? इससे बना एस्कस। अब ये जो एस्कस बना यानी
जब ये ट्रांसफर हुआ यहां से यहां, यहां से यहां, तो अल्टीमेटली जो अगला स्टेज मिलेगा मुझे वो कैसा होगा जरा देखिएगा। जो नेक्स्ट स्टेज होगा उसमें ये ऐसे ऐसे दिख रहे होंगे मुझे। सब में इनका अपना अपना न्यूक्लियस तो था ही पहले से, एक बाहर से न्यूक्लियस आ गया है जिसे मैं रेड से दिखा रहा हूं, लाइक दिस, है ना। तो जब ट्रांसफर हो गया मेल गैमेट तो एस्कोगोनियम से क्या बन गया, एस्कस मदर सेल बन गया, और फिर एस्कस मदर सेल से क्या बन गया, एस्कस बन गया। अब ये जो स्ट्रक्चर्स का क्या नाम कह देंगे आप, दिस इज एस्कस। क्या हो गया अब ये एस्कस कह दिया अगर मैंने इसे, तो एस्कस ही है जो कि साइट है कैरियोगेमी का और साइट है मियोसिस का। जरा ध्यान दीजिएगा, ये एस्कोमाइसिटिस है जहां आपने कहा था कैरियोगेमी इज डिलेड, यानी जब ये ट्रांसफर हुआ तो साइटोप्लाज्म का तो मिक्सिंग हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस का मिक्सिंग कुछ समय बाद होता है, यानी डाइकैरियोफेज आपको देखने को मिलता है। तो वो डाइकैरियोफेज कौन से स्ट्रक्चर के अंदर मिलता है, ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम एस्कस है, इसी के अंदर होता है, इसी के अंदर होगा कैरियोगेमी। लिख रहा हूं मैं यहां पे, साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड मियोसिस। चलिए, तो ये जो एस्कस है जो आपको दिख रहा है ये बना है एस्कोगोनियम से ही। इस एस्कस के अंदर होगा अब कैरियोगेमी और फिर होगा मियोसिस। तो एस्कस के अंदर क्या बनेंगे अब बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी ये जो एस्कस है इसी का अगर हम लोग आगे का स्टेज देखें तो कैसा दिखेगा जरा गौर करना और विजुलाइज भी करना। ये रहा सिचुएशन, ये रहा सिचुएशन। अब इन सब के अंदर ये जो एस्कस है क्या है, दिस इज एस्कस। ये जो एस्कस है इसके अंदर आपको दिखेंगे, कौन सा कलर यूज करूं, ये कर लेता हूं ग्रीन। तो इसके अंदर आपको दिखेंगे अब इस तरीके से 4 to 8 नंबर वाइज, मैंने 4 बना दिया है सब में, ये दिखेंगे आपको क्या, हैप्लॉइड स्पोर्स। यानी यहां चलिए थोड़ा इसको और फाइन करें क्योंकि आपके पास ये पीडीएफ के फॉर्म में जाएगा, इसे आप रेफरेंस की तरह यूज करेंगे, इसलिए यहां मैं लिख देता हूं, यहां पे क्या हो गया है, यहां हो गया है प्लाज्मोगेमी, राइट। अब थोड़ा मैं इसे चेंज कर रहा हूं ताकि आपको अब यहां दिखा रहा हूं मैं, यहां हो गया है कैरियोगेमी, यानी मिक्सिंग हो गया इन न्यूक्लियाई का। अब न्यूक्लियाई का मिक्सिंग हुआ तो मैं यहां यूज कर रहा हूं व्हाइट, ये रहा डिप्लॉयड न्यूक्लियस। कैसा है बेटा, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, यानी ये जाइगोट है, आप इसे कह सकते हैं दिस इज जाइगोट। और इसके बाद मैं बना रहा हूं अब मियोसिस, ये करा रहा हूं मैं अब मियोसिस। कहां होगा, इसी एस्कस में होगा, और कहां होगा, तो जब मियोसिस होगा तो अब जो स्टेज मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, है ना। ये सबका सेप्टा रहा। चलो यहां पे 3 था, यहां पे 4 हो गया है। तो ये 1, 2 एंड 3 ऐसा रहा ये, और इनके अंदर स्पोर्स बनके तैयार हैं। ये रहे स्पोर्स, ये रहे स्पोर्स। इन स्पोर्स का नाम क्या है, तो यही तो है एस्कोस्पोर, जो कैसा है, इन है। समझिएगा जरा अच्छे से, समय लगे तो लगे, दोबारा पूछना पड़े तो पूछ लीजिएगा, लेकिन समझ लीजिएगा अच्छे से। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो एस्कोमाइसिटिस के मेंबर हैं उनके प्राइमरी माइसीलियम को देखेंगे। ये प्राइमरी माइसीलियम क्या होता है, तो जब मैं कहता हूं प्राइमरी माइसीलियम तो इसका मतलब यह है कि एक सेकेंडरी माइसीलियम भी होता होगा। अब वो कोई भी फंगस हो, चाहे एस्को हो चाहे बेसिडियो हो, कोई भी,
अगर आप कहते हैं प्राइमरी माइसीलियम तो ये वो माइसीलियम है जो कि दिखता है आपको ड्यूरिंग वेजिटेटिव स्टेज, और जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो माइसीलियम है जो बनता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज, राइट। तो जरा गौर करना, अब ये जब रिप्रोडक्शन हो रहा था तो एंथ्रीडियम और उगोनियम, जिसका नाम अब एस्कोगोनियम है, उनके बीच में गैमेट का हुआ ट्रांसफर आइदर थ्रू गैमेटेंजियल कांटेक्ट और थ्रू कॉपुलेशन। पहले हुआ प्लाज्मोगेमी, कैरोगेमी थोड़ा डिलेड होता है ना, लेकिन हुआ तो जरूर, और बन गया यहां पे डिप्लॉयड न्यूक्लियस, जिसका नाम दिया आपने जाइगोट। जाइगोट का कुछ अलग से नाम नहीं होता है यहां पे। फिर इसी एस्कस में हुआ मियोसिस, बने इस तरह से हैप्लॉयड स्पोर, जो कि कैसे हैं, एंडोजीनस हैं। कैसे बेटा, एंडोजीनस हैं, और ये हैप्लॉयड हैं, ये मियोस्पोर्स हैं, और इन एस्कस के अंदर जो बना है एस्कोस्पोर, उनमें होगा जर्मिनेशन, तो बनेगा नया फंगस। मैं यहां पे लिख रहा हूं, एस्कस के अंदर क्या था, एस्कस के अंदर बना एस्कोस्पोर, और इस एस्कोस्पोर का हुआ जर्मिनेशन, तो बना नया फंगस। ये एस्कोस्पोर कैसा है, हैप्लॉयड है, और ये मियोस्पोर कहलाएगा क्योंकि मियोसिस से बना है ये, राइट। दिस सेक्सुअल स्पोर, एस्कोस्पोर कैसा कहलाएगा, सेक्सुअल स्पोर कहलाएगा ना, क्योंकि बना है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो एस्कोस्पोर है इसे आप मियोस्पोर कहेंगे, क्योंकि ये बना है एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस। जो एसेक्सुअल स्पोर्स थे जो आपने कल पढ़ा था, वो सब माइटोस्पोर्स कहला रहे थे, क्योंकि माइटोसिस से बने थे वो। ये जो सेक्सुअल स्पोर है लाइक एस्कोस्पोर, ये बना है ड्यूरिंग मियोसिस, तो नाम दिया आपने इसका मियोस्पोर। तो यहां लिखा है सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। कैसे हैं ये, तो ये हैप्लॉयड हैं, which are produced endogenously। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि थोड़ा सा वहां पे गंदा दिख रहा है, लेकिन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कैसा है ये, एंडोजिनसली बना हुआ होता है। आप देख ही पा रहे हैं किसी स्ट्रक्चर के अंदर, यानी एस्कस के अंदर बना है एस्कोस्पोर, इसलिए आपने कहा एंडोजिनसली है। इन सैक लाइक एसआई, है ना, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर बना है ये स्पोर, इसलिए तो इसीलिए इसका नाम है एस्कोस्पोर। ध्यान रखिएगा, जब आप कहते हैं एस्कोस्पोर, तो एस्कोस्पोर बनता किसके अंदर है, एक सैक जैसा स्ट्रक्चर, इसका नाम है सैक फंजाई। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। एस्कोस्पोर्स आर हैप्लॉयड एंड फॉर्म्ड इनोजिनसली, और ये कैसे हैं, तो ये मियोस्पोर्स हैं, ये सेक्सुअल स्पोर हैं। These are सेक्सुअल स्पोर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो ढेर सारे ऐसे बने हुए हैं एस्कस, इस पूरे ग्रुप ऑफ एस्को क्या कहते हैं आप, एस्कोकार्प कह देते हैं। चलिए, इतना गंदा हो ही गया, थोड़ा सा और गंदा कर देता हूं, है ना, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन ये जो इतना सारा, ये एक एस्कस है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये जो ढेर सारे यहां पे एस्कस दिख रहे हैं, इसी को कहते हैं आप क्या, आप कहते हैं एस्कोकार्प। क्या कहते हैं बेटा, एस्कोकार्प कहते हैं। जरा याद कीजिए, फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो क्या है, अपने आप में मिनिएचर प्लांट है। तो जैसे फ्रूट के अंदर सीड होता है जिससे नया प्लांट बनता है, वैसे ही इसका नाम फ्रूटिंग बॉडी है। ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। क्यों नाम दिया फ्रूटिंग बॉडी, क्योंकि इसके अंदर स्पोर्स हैं जो बिल्कुल सीड के जैसा है। तो जैसे एक फ्रूट है वैसे ही ये फ्रूटिंग बॉडी है, जैसे फ्रूट में सीड है वैसे ही एस्कोकार्प में ये एस्कोस्पोर्स हैं जिससे नया फंगस बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये फ्रूटिंग बॉडी है और इसका नाम क्या है, एस्कोकार्प है। थोड़ा गंदा दिख रहा है, इसको मैं इरेज करता हूं पहले और फिर से लिखूंगा कि ये जो पर्पल से मैंने वहां पे राउंड करा है, ये फ्रूटिंग बॉडी है और इसका नाम होता है एस्कोकार्प, राइट। ये फ्रूटिंग बॉडी है, दिस इज फ्रूटिंग बॉडी। क्यों कह रहे हो आप फ्रूटिंग बॉडी, मैंने आपको अभी अभी समझाया है। सो this was something about sexual reproduction in ascomycetes. लिखा है these SI are arranged in different type of fruiting bodies called ascocarp.
ये जो ग्रुप है इसका नाम क्या दिया आपने, एस्कोकार्प दिया। अब ये जो एस्कोकार्प है इसका अलग अलग शेप हो सकता है, राइट। ये जो मैंने बोला फ्लोटिंग बॉडीज का अलग अलग शेप हो सकता है। अब वो अलग अलग शेप क्या होगा अभी देखेंगे। स्वाति कह रही है सर व्हेन वी से एस्कोगोनियम, जब ये रिप्रोडक्शन करने को तैयार होंगे ना, जब ट्रांसफर हो रहा होगा, जब ये बिहेव कर रहा होगा एज रिप्रोडक्टिव यूनिट, जब ये बिहेव कर रहा होगा सेक्स ऑर्गन, तो ये नाम है इसका एस्कोगोनियम, राइट। तो अभी क्या है, दिस इज एस्कोगोनियम। चलिए मैं लिख देता हूं, जब ट्रांसफर हो रहा है तो ये फिलहाल इस समय पे इसका नाम क्या है, इस समय पे इसका नाम है एस्कोगोनियम, ठीक है। तो ये रहा सिचुएशन। मोटाइल स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट oomacetes। सेल वॉल काइटिनस है तो सबके लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट oomacetes। अब ये लिखा है कैरियोगेमी इज डिलेड, देखा हमने पहले भी आज भी, एंड हेंस डाइकैरियोफेज that is n plus n develops. This forms shorter phase of life cycle. यानी जरा देखिएगा, अभी क्या देखा आपने कि जो प्राइमरी माइसीलियम है दैट इज वेजिटेटिव स्टेज, सेकेंडरी माइसीलियम रिप्रेजेंट्स रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो जरा देखो, जब ये डाइकैरियोफेज में दिख रहा है, ये मैंने सिर्फ 3 दिखाया आपको, फंगस तो बहुत लंबा सा होगा ना, तो यही है सेकेंडरी माइसीलियम, यही है इसका सेकेंडरी माइसीलियम जो कि डाइकैरियोफेज में होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैरियोगेमी इज डिलेड एंड हेंस डाइकैरियोफेज डेवलप्स, दिस फॉर्म्स शॉर्टर फेज ऑफ लाइफ साइकिल। Then the SI may be free or aggregated into specific fructifications called ascocarp, जैसा मैंने आपको बताया। अब ये अलग अलग टाइप के फ्रूटिंग बॉडी हो सकते हैं, जैसे एपोथीसियम है। एपोथीसियम कैसा होता है, ये कप शेप का होता है, दिस इज कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी। वहीं पेरिथीसियम कहते हैं आप, तो कैसा है ये फ्लास्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी होता है। हिस्टोथीसियम कहते हैं आप, तो ये एलोंगेटेड, दिस इज एलोंगेटेड विथ अ स्लिट, जिसे आप जूलॉजी में कहें तो यूटेरस जैसा होता है। आप याद करें तो नाम हिस्टेरोटॉमी यूज्ड फॉर यूटेरस है ना, हिस्टेरेक्टोमी, तो ये यूटेरस जैसा होगा। वैसे ही क्लिस्टोथीसियम ये क्लोज्ड होगा। ऐसे अलग अलग शेप के फ्रूटिंग बॉडीज देखने को मिलते हैं। अब एपोथीसियम कहां है, पेरिथीसियम कहां मिलता है, ये सब मैंने यहां पे लिखा हुआ है जो कि आपको याद रखना होगा। स्वाति कह रही है बट सर यू हैड रिटन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन रेड। कहां लिखा है, यहां देखो, कहां हो स्वाति, ये लिखा है मेल, क्या सिंबल, दिस इज सिंबल फॉर मेल ना, तो ये मेल है ये तो, यानी एंथ्रीडिया हुआ ये तो, और ये फीमेल लिखा है बाजू में, यानी ये क्या है, दिस इज फीमेल थैलस, तो ये क्या हो, दिस एस्कोगोनियम। कहां लिखा मैंने रेड से तो लिखा है वो तो मेल है, यानी एंथ्रीडिया है। ये मेल वाला क्या है, लिखा है ना यहां पे मेल, तो ये क्या है, दिस एंथ्रीडिया, दिस इज एंथ्रीडियम। और येलो वाला क्या है, एस्कोगोनियम है, ये फीमेल का सिंबल है, ये मेल का सिंबल है। लगता है मेल फीमेल के सिंबल में ही स्वाति कंफ्यूज हो गई है। तो ये ऐसा है। बिफोर एस्कस मदर सेल, एस्कस मदर सेल यहां लिखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज एस्कोगोनियम। अच्छा, मतलब तुम ये सोच यहां रेड से लिखा हो तो रेड एवल दोनों कंपेटिबल है, ऐसा नहीं है। अरे ऐसा नहीं है कि मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रेड से लिखा है इसका मतलब ये रेड वाला ऐसा है। तो जो मुझे इंक दिखा वो मैंने यूज कर लिया है, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एस्कोगोनियम कहते हैं और वो ये रहा, है ना, ये लॉजिकल है। मेल हमेशा डोनर होता है। ये देखो एरो मार्क कहां से कहां है, इधर से इधर है, यानी ये मेल है ये फीमेल है, दिस इज सिंपल। चलिए, तो ये सिचुएशन था अब ऑफ दिस एस्कोमाइसिटिस। जरा आइए एग्जाम्पल पे, जो
एस्कोमाइसिटिस के मेंबर्स हैं वो यूजुअली एडिबल नहीं होते हैं, लेकिन मोरेल्स एंड ट्रफल्स ये दो एडिबल मेंबर्स हैं एस्कोमाइसिटिस के, इसलिए हो जाते हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट। दोनों कैसे हैं? दीज आर एडिबल इन नेचर, इसलिए थोड़े अजीब हैं क्योंकि एस्को के मेंबर्स एडिबल नहीं होते हैं। मोरेल का एग्जांपल है मोर्शेला एस्कुलेंटा और ट्रफल का एग्जांपल है ट्यूबर एस्टिवम। दोनों के दोनों कैसे हैं? एडिबल होते हैं। वैसे ही और एग्जांपल दिया है क्लेविसेप्स परप्यूरिया व्हिच कॉजेज अर्गोट डिजीज ऑफ राइस एंड इज सोर्स ऑफ अर्गोटीन, जो कि अल्केलॉइड है। ध्यान दीजिएगा, इसी अर्गोटीन से ऑप्टन करते हैं आप एलएसडी, जो कि क्या है? जो कि अपने आप में हेलोसिनोजन है। दिस इज हेलोसिनोजन। तो ध्यान रखना है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो है ये डिजीज कॉज करता है, नाम है अर्गोट डिजीज ऑफ राई। और इस डिजीज में करता क्या है? फंगस अर्गोटीन नाम का अल्केलॉइड रिलीज करता है, जिससे फंगस को भी दिक्कत है, और कोई अगर एनिमल खा लेता है उस राई को तो उसको भी दिक्कत होती है। और अर्गोटीन को ही प्रोसेस करके हम लोग बनाते हैं हेलोसिनोजन, नाम है उसका एलएसडी। एलएसडी स्टैंड्स फॉर लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। अगर नहीं जानकारी है तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, हालांकि जूलॉजी में आएगा ही ह्यूमन हेल्थ डिजीज वाले चैप्टर में। दिस इज लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, ये अपने आप में एक हेलोसिनेजन है। वैसे ही न्यूरोस्पोरा क्रासा है, जिसे आप पिंक ब्रेड मोल्ड कहते हैं। इसे आप ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। दिस इज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे ड्रोसोफिला पे खूब सारा जेनेटिक्स का काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, वैसे ही कई सारा जेनेटिक्स का काम न्यूरोस्पोरा पे भी चल रहा है, इसलिए कह दिया इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ये पिंक ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। देन एरिसाइफ, ये कॉज करता है पाउडरी माइल्ड्यू डिजीज। अब आप कंफ्यूज मत होना, यहां मैंने बताया था आपको स्क्लेरोस्पोरा में कि इट कॉजेज माइल्ड्यू डिजीज। तो ये कैसा माइल्ड्यू डिजीज है? तो दिस इज, इसका मैं पूरा नाम ही लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको। ये है, दिस इज डाउनी माइल्ड्यू डिजीज, जबकि अभी मैंने जो बोला है वो है पाउडरी माइल्ड्यू डिजीज। तो ध्यान रखिएगा। वैसे ही पेनिसिलियम है, जिसे आप ब्लू ग्रीन मोल्ड के नाम से जानते हैं, और इसके कई सारे स्पीसीज हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम, जैसे पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। और इस नोटेटम से क्या ऑप्ट करते हैं आप? एंटीबायोटिक, है ना, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। और इन सब का यूज करते हैं आप चीज बनाने में। रॉकफोर्टी चीज के लिए पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी यूज करते हैं आप कैमेम्बर्टी चीज बनाने के लिए। तो ये अलग अलग मेंबर्स हैं इसके, आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे ही और एग्जाम्पल दिया है यहां पे, चलिए कुछ और इंफॉर्मेशन है क्या यहां पे देख लेते हैं जरा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है एस्परजिलस, और जो एस्परजिलस है इसे आप कहते हैं लेबोरेटरी वीड। और इसमें अगर मैं कहूं आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एक है एस्परजिलस फ्लेवस और एक दे रहा हूं मैं एस्परजिलस नाइजर। ये जो एस्परजिलस फ्लेवस है ये सिक्रीट करता है एक टॉक्सिन, नाम है इसका अफ्लाटॉक्सिन। और ये जो अफ्लाटॉक्सिन है ये कार्सिनोजेनिक हुआ करता है, यानी कैंसर कॉजिंग हुआ करता है, कार्सिनोजेनिक। घर में कई बार खाने की चीजों पर ग्रो कर जाता है। और वैसे एस्परजिलस नाइजर है जो कि ब्लैक लेबोरेटरी वीड कहते हैं इसे आप, और ये कॉमन लेबोरेटरी वीड है, लेबोरेटरी में अक्सर ग्रो कर जाता है अपने आप ही अगर आप सफाई नहीं रखते हैं तो ध्यान रखिएगा। एस्परजिलस में एस्परजिलस फ्लेवस रिलीज करता है अफ्लाटॉक्सिन जो कि कार्सिनोजेनिक है।
वैसे ही जिब्रेला फुजीकोरोई है, जिससे जिब्रेलिक एसिड यानी जिब्रेलिन का हुआ था डिस्कवरी। ये जो जिब्रेला फुजीकोरोई है, दिस इज एक्चुअली परफेक्ट स्टेज ऑफ फ्यूजेरियम मोनालिफॉर्मी। टारगेट 1 to 3 वाले पढ़ चुके हैं प्लांट हार्मोन के बारे में, और वहां आपने पढ़ा है अबाउट जिब्रेलिन, आप पढ़े होंगे वहां पे कि डिस्कवरी कैसे हुआ, कहां से हुआ। तो जिब्रेलिक एसिड का डिस्कवरी हुआ जिब्रेला फुजीकोरोई से, और जो जिब्रेला फुजीकोरोई है ये खुद इस फ्यूजेरियम मोनालिफॉर्मी का परफेक्ट स्टेज है। परफेक्ट इंपरफेक्ट आप जानते हैं थोड़ा बहुत। मैंने कहा कि जब तक किसी फंगस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको नोन नहीं है, तब तक कहां रखते हैं आप उसे? ड्यूट्रो में। और अगर मान लो अभी कोई फंगस है, वो कल तक आप उसको ड्यूट्रो में रखे हुए थे, यानी वो इंपरफेक्ट था। अब आज जाके साइंटिस्ट ने बता दिया कि हाँ, इसमें इस फंगस में जो कि ड्यूट्रो में रखा हुआ है, जो कि इंपरफेक्ट है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ऐसे होता है, किसी ने बता दिया। यानी आप उसको उठा करके रख दिया किसी एस्को में या फिर बेसिडियो में रख दिया आपने, यानी वो कहलाएगा परफेक्ट स्टेज। और वो फंगस जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं किया गया था, उसे कह देंगे आप इंपरफेक्ट स्टेज। तो फ्यूजेरियम मोनालिफॉर्मी ड्यूट्रो का मेंबर है, ये इंपरफेक्ट स्टेज हुआ, इसी का ये परफेक्ट स्टेज हुआ। ध्यान रखिएगा, जिब्रेला फुजीकोरोई इज परफेक्ट स्टेज ऑफ फ्यूजेरियम मोनालिफॉर्मी। तो मिक्सअप मत करना लैंग्वेज, ध्यान देना। ये इंपरफेक्ट स्टेज है इसका, और ये परफेक्ट स्टेज है इसका। जिब्रेला फुजीकोरोई इज परफेक्ट स्टेज ऑफ फ्यूजेरियम मोनालिफॉर्मी, यानी खुद ये इंपरफेक्ट है। ध्यान रखिएगा, यहां से डिस्कवरी हुआ था इसका। देन यीस्ट भी इसी का मेंबर है, और यीस्ट में नाम दिया हुआ है सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी का, जिसे आप कहते हैं बियर या फिर बेकर्स यीस्ट कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब इस सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी का यूज होगा ब्रीविंग इंडस्ट्री में, यानी बियर बनाने के लिए, तो आप कहते हैं वो ब्रीवर्स यीस्ट है, और अगर यूज करेंगे बेकरी के लिए तो आप उसे बेकर्स यीस्ट कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, है ना, सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। नाम वही है, फंगस वही है, लेकिन जब बेकरी में यूज करेंगे तो बेकर्स यीस्ट कहेंगे, और जब यूज करेंगे बियर बनाएंगे तो कह देंगे दैट इज ब्रीवर्स यीस्ट। तो ध्यान रखिएगा। वैसे ही वाइन अगर बनाना है तो आप यूज करते हैं सेक्रोमाइसिस एलिप्सोइडेंस, इसका यूज करते हुए आप करते हैं फर्मेंटेशन। तो यहां से वाइन बनाया जाता है। अब ये जो यीस्ट है उसके भी 3 टाइप है, अगर आप जानकारी रखना चाहते हैं तो। एक होता है बडिंग यीस्ट, एक होता है फीजन यीस्ट, एक होता है हेलोबियल यीस्ट। और जो इसका एग्जाम्पल है वो सामने लिखा हुआ है, सेक्रोमाइसिस है, इसका एग्जाम्पल साइजोसेक्रोमाइसिस है, इसका सेक्रोमाइक्वाइड्स है। और इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है ये भी मैंने आपको यहां पे बता दिया है। अगर आप याद कर लेते हैं तो अनडाउटेबली अब बाकी लोगों से अलग हो जाएंगे। तो ये है इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एस्कोमाइसिटिस। अब आगे मूव करते हैं टू बेसिडियोमाइसिटिस। और जैसे ही आप सुनते हैं बेसिडियोमाइसिटिस तो कुछ पॉइंट्स अपने आप याद रह जाना चाहिए इस हेडिंग के साथ ही, और वो ये कि ये मोस्ट एडवांस्ड फंगल ग्रुप है। दूसरा, ये मोस्ट कॉमनली सीन फंगस हैं, यानी आप जो अपने आसपास फंगस देखते हैं 90% चांस है कि वो बेसिडियो का ही मेंबर देखे होंगे आप। तो ये मोस्ट एडवांस्ड है और मोस्ट कॉमनली सीन है। और क्या इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल याद हो ही जाना चाहिए इसके बारे में, वो ये है कि इसका जो फ्रूटिफिकेशन है वो ऑफन लार्ज है और एडिबल है। जो इसका फ्रूटिंग बॉडी होता है वो अक्सर बड़े साइज का होता है और वो एडिबल होता है, यानी कॉन्स्पिकुअस है इसका फ्रूटिंग बॉडी और वो एडिबल भी है। दूसरी चीज, इसके जो मेंबर्स हैं, स्टामा की कर रहा हूं मैं अभी भी, इसके जो मेंबर्स हैं वो वुड को डिकम्पोज करते हैं। चूंकि फंगस कैसे होते हैं, मेनली सेप्रोफिटिक, तो वुड को डिकम्पोज तो कर ही सकते हैं। लेकिन नया और खास ये है कि ये लिग्निन को भी डिकम्पोज कर सकते हैं। लिग्निन को डिकम्पोज करने वाले काउंटिंग के ही कुछ फंगस और कुछ बैक्टीरिया हैं। उन्हीं काउंटिंग के कुछ फंगस में से मोस्टली कैसे हैं, बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये लिग्निन को भी लिग्निन को भी डिकम्पोज कर सकता है, ऐसा ये ग्रुप है, ऐसे इसके मेंबर्स हैं।
इसका माइसीलियम कैसा है, तो ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। ये तो हमने जान लिया था जब पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन तभी कि इसमें सेप्टेट कंडीशन देखने को मिलता है। सेप्टा नहीं होने वाला तो एक ही ग्रुप है और वो है फाइकोमाइसिटिस। देन ये भी कांस्टेंट पॉइंट आया है, सब में आया है एक्सेप्ट ओमाइसिटिस की मोटाइल स्टेज नहीं मिलता है। देन यहां ध्यान रखिएगा कि बेसिडियोमाइसिटिस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर एसेक्सुअल स्पोर हो, ये आपको यहां पे देखने को नहीं ही मिलेंगे या फिर कम मिलेंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट, राइट। Then secondary mycelium is long lived and dominant phase of life cycle represents dikaryophase, यानी जैसे डाइकैरियोफेज आपको एस्को मिला था वैसे यहां भी मिल रहा है, लेकिन वहां शॉर्ट लिव था और यहां पे ये लॉन्ग लिव्ड है। ध्यान दीजिएगा यहां डाइकैरियोफेज कैसा है, प्रोमिनेंट है, यानी अगर किसी फंगस का लाइफ साइकिल 10 दिनों का है तो वो मोस्ट ऑफ डेज डाइकैरियोफेज में ही दिखता है एज कंपेयर टू प्राइमरी माइसीलियम। अब एक और चीज जो यहां पे ध्यान रखिएगा आप एस्कोमाइसिटिस के बारे में, कि जो मेथड ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन है वो है यहां पे क्रॉजियर मेथड। ये मेथड कैसे काम करता है नहीं बताऊंगा ना, आपको जानना है, लेकिन ध्यान रखिएगा दिस इज मेथड ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन। डाइकैरियोटाइजेशन ये क्या है, तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये कोई फंगल हाइफी है लाइक दिस, और यहां मैंने कहा ये एस्कोगोनियम है और ये बीच में बना दिया मैंने सेप्टा जिसमें सिंपल पोर है। इन सब में अपना अपना एक न्यूक्लियस भरा पड़ा है। जब हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बाहर से एक न्यूक्लियस आया और उसे मैं दिखा रहा हूं यहां पे व्हाइट से, राइट। तो समझिए जरा अच्छे से, तो जब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तरीका है ये कि जो बाकी सेल्स हैं जिसके अंदर ये एस्कोगोनियम नहीं दिख रहा था वहां भी डाइकैरियोटाइजेशन यानी दो दो न्यूक्लियस होंगे। कैसे होंगे, तो उसका तरीका है क्रॉजियर मेथड। क्या तरीका है, क्रॉजियर मेथड इसका तरीका है। ये कैसे होता है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नहीं बताने वाला हूं ना, आपको जरूरत नहीं, इसलिए नहीं बताने वाला हूं। और इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि क्रॉजियर मेथड से ही जो बाहर से न्यूक्लियस आया था एक इस एस्कोगोनियम के अंदर, उसका पहले यहां पर डबलिंग होता है, फिर यहां ट्रांसफर कर दिया जाता है सभी में। तो पहले इसका रेप्लिकेशन होता है और फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। दिस इज मेथड ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन, जिसे आप कहते हैं क्रॉजियर मेथड। वैसे ही जो बेसिडियोमाइसिटिस है, यहां जो मेथड ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन है, मेथड ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन बेसिडियोमाइसिटिस में क्या है, वो है क्लैंप कनेक्शन। क्या कहते हैं बेटा उसे, आप उसे कहते हैं क्लैंप कनेक्शन। इसमें क्या होता है, तो जैसे दरवाजे का क्लैंप होता है ना, जब पकड़ के खींचते हो आप क्लैंप, वैसा स्ट्रक्चर बनता है ड्यूरिंग डाइकैरियोटाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये एक फंगल हाइफी है और ये इनका अपना अपना न्यूक्लियस है और इसमें आया हुआ है बाहर से एक न्यूक्लियस जो कि मैं दिखा रहा हूं व्हाइट से, ये आया है। अब ये होता क्या है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस का ये वाला बाहर जो बाहर से आया है व्हाइट वाला, उसका रेप्लिकेशन होगा और यहां एक क्लैंप जैसा बनेगा स्ट्रक्चर, उसके थ्रू न्यूक्लियस यहां आ जाएगा, फिर यहां भी क्लैंप बनेगा और न्यूक्लियस यहां भी आ जाएगा। तो ऐसे क्लैंप लाइक स्ट्रक्चर बनता है और उसी के अंदर से जो बाहर से आया हुआ न्यूक्लियस है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है लाइक दिस। इसलिए इसका नाम है क्लैंप कनेक्शन मेथड। जो यहां सेप्टा है वो कैसा है, तो उसे आप डोलीपोर सेप्टा कहते हैं, जिसमें जो ओपनिंग उसका नाम डोलीपोर है। और कैसा दिखता है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है, दिखा दिया डायग्राम बना करके, कि बैरल शेप्ड यहां पे इन्फ्लेशन देखने को यानी स्वेलिंग देखने को मिलता है।
रिप्रोडक्शन कैसे है, जनरली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ये, लेकिन खास ये है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व सेक्स ऑर्गन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन सेक्स ऑर्गन यहां पे इन्वॉल्व नहीं होते, यानी यहां पे एंथ्रीडिया और उगोनिया नहीं होता। इंस्टीड फ्यूजन अकर्स बिटवीन टू हाइफल सेल्स, यानी यहां पे अलग से एंथ्रीडिया और उगोनिया के बीच में गैमेट का ट्रांसफर नहीं होगा, यहां जो नॉर्मल वेजिटेटिव हाइफी है उनके बीच में ही लेन देन हो जाना है, जिसे आप कहते हैं सोमैटोगेमी। क्या कहते हैं इसे आप? सोमैटोगेमी कहे हैं, पढ़ा हम लोगों ने पहले इसके बारे में, आप इसे कहते हैं सोमैटोगेमी। देन लिखा ही है यहां पे कि डाइकार्डिएशन अकर्स थ्रू क्लैंप कनेक्शन मेथड। तो ये है बेसिडियोमाइसिस के बारे में। कैरोगेमी एंड मियोसिस अकर्स इन क्लब शेप्ड बेसिडिया। जैसे आपने कहा एस्कस इज द साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड मियोसिस, सिमिलरली जो बेसिडियम है दैट इज साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड मियोसिस। यहां ध्यान दीजिएगा, कैरियोगेमी और मियोसिस किसके अंदर होता है? बेसिडिया के। सिंगुलर इज बेसिडियम, प्लुरल इज बेसिडिया। जो कैसा होता है? क्लब शेप का होता है। क्लब मतलब कैसा? तो जैसे हनुमान जी का गदा दिखता है ना, गदा जैसा स्ट्रक्चर, यानी क्लब शेप का स्ट्रक्चर दिखता है। जैसे यहां पे देखो आप, मान लीजिए मैंने कहा ये एक बना हुआ है क्लब शेप का स्ट्रक्चर लाइक दिस, तो इसके ऊपर ऐसे बनते हैं ये सेक्सुअल स्पोर, का नाम होता है बेसिडियोस्पोर। तो जैसे एस्कोस्पोर्स जो थे वो मियोस्पोर थे, वैसे ही ये बेसिडियोस्पोर भी क्या है? दिस इज मियोस्पोर, यानी जाइगोट से बना है मियोसिस होने के बाद। कैसा है ये? हैप्लॉइड है। वो एंडोजीनस था, ये एंडोजीनस है क्या? नहीं, ये तो बाहर दिख रहा है, यानी ये है एक्सोजीनस। क्या एस्कोस्पोर मोटाइल था? नहीं। ये कैसा दिख रहा है? ये भी उसके जैसा ही नॉन मोटाइल दिख रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बेसिडियोमाइसिस में बनने वाला सेक्सुअल स्पोर बेसिडियोस्पोर है, एस्कोमाइसिस में बनने वाला सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर है। याद रखना आसान है ना, एस्कोमाइसिस में एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिस में बेसिडियोस्पोर। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, अनलाइक कोनिडिया, ओइडिया, ओस्पोर, एंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। ठीक है, इसी बेसिडियोस्पोर से होता है जर्मिनेशन, तो बनता है नया फंगस। और ये दिस इज वन बेसिडियम, दिस इज बेसिडियम। तो जैसे एस्कस के ग्रुप को आपने कहा था एस्कोकार्प, वैसे ही ग्रुप ऑफ बेसिडियम विल बी नोन एज बेसिडियोकार्प। लिखा है द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प एंड आर कॉन्स्पिकुअस इन नेचर। मैंने बताया था कि जो फ्रूटिंग बॉडी है वो कैसा है? वो कॉन्स्पिकुअस है या ऑफन लार्ज है। उसी फ्रूटिफिकेशन क्या कहते हैं आप कहते हैं इसे बेसिडियोकार्प कहते हो आप। तो ये सिचुएशन है जो आपको ध्यान रखना है यहां पे। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स पे, और एग्जाम्पल में सबसे पहला है मशरूम। और मशरूम में यहां लाइफ साइकिल मैंने दिया हुआ है, अगर इंटरेस्ट हो देखिएगा, अदरवाइज इस पे फोकस कीजिएगा जरा। ये एक मशरूम का स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो फिलामेंट दिख रहा है आपको, ये स्टाइप है, और जो ऊपर में ऐसे स्वेलिंग दिख रहा है इसका नाम क्या है? दिस इज नोन एज पाइलियस। सॉरी, तो ये जो ऊपर में छाता जैसा दिख रहा है ना आपको, अम्ब्रेला लाइक, दैट इज पाइलियस, और जो स्टॉक है उसका नाम होता है स्टाइप। और नीचे से आप देख रहे हैं तो कई सारा ऐसे रेडिएटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, या फिर मशरूम आप खाते ही हैं, किचन में काम करते हैं तो देखे होंगे आप, ऐसे कई सारे ऐसे रेडिएटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो कि होते हैं 300 से लेकर के 600 तक। इसे कहते हैं आप गिल्स। क्या कहते हैं? गिल्स। और इन्हीं गिल्स के आइदर साइड में यहां एक गिल को, यानी जो एक फाइबर दिखा ना आपको ऐसा, ये एक फाइबर को काट के अगर देखें हम लोग, तो हर एक गिल के आइदर साइड में इधर भी और इधर भी आप देख पा रहे हैं क्या लगा है? बेसिडियम। और बेसिडियम के ऊपर क्या लगा होता है? बेसिडियोस्पोर। और उन्हीं स्पोर से क्या बनता है? एक नया फंगस देखने को मिलता है।
तो ये सिचुएशन है जो आपको ध्यान रखना है। यानी अगर आप में से कोई ये सोच के चिकन मटन नहीं खाता है कि अरे यार उसमें लाइफ है, तो आप मशरूम खाते हैं तो आप ज्यादा दोषी हैं, क्योंकि एक मशरूम में तो मिलियन एंड बिलियन ऑफ स्पोर्स आर देयर। एक मशरूम मैंने कहा 300 से 600 गिल्स हैं, और हर गिल के दोनों साइड में ढेर सारे क्या लगे हैं, ऐसे बेसिडियम जिस पे लगे हैं ढेर सारे बेसिडियोस्पोर्स। तो ये एक बेसिडियोस्पोर से एक फंगस बनता, ऐसे बिलियन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स आर देयर इन वन फंगस। आप जब खाते हैं तो कम से कम 2-4 पीस तो खा ही लेते होंगे, यानी आप बिलियन ट्रिलियन ऑफ स्पोर्स को खा जाते हैं। ये तो ठीक वैसे जैसे भ्रूण हत्या हो गया ना, जैसे आप एम्ब्रो को मार देते हैं, वैसे ही यहां भी तो कर रहे हैं आप फंगस के स्पोर को मार दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चिकन मटन भी खाइए, अगर फंगस खाते हैं तो चिकन मटन भी खाइए। बायोलॉजिकली ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि इसमें भी तो लाइफ है, इसमें भी आप स्पोर को खा जा रहे हैं। वैसे ही चिकन या फिर आप जब मटन खाते हैं तो वहां भी लाइफ को खा रहे हैं आप। तो अल्टीमेटली दिस इज ऑल अबाउट दिस मशरूम, जो कि एडिबल भी होता है और कई बार नॉन एडिबल भी होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा मशरूम एडिबल होगा ऐसा नहीं है। इसके मेंबर्स जो हैं वो एडिबल भी होते हैं और कुछ नॉन एडिबल भी होते हैं। आप अगर झारखंड से हैं तो जो जंगली एरिया है वहां पे जो ट्राइबल्स हैं वहां पे मशरूम उगाते हैं या फिर अपने आप उग जाता है, और मार्केट में तरह तरह के मशरूम आते हैं आपके यहां पे रांची में, जो कि बाहर नहीं देखने को मिलता उतना। तो मशरूम कई बार पॉइजनस भी होता है। अगर आप एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, तभी आप पहचान पाएं कि एडिबल है या नहीं, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आपको। तो ध्यान रखिएगा, हर मशरूम एडिबल नहीं होता है, हाँ लेकिन मशरूम एडिबल होते हैं, ऐसा मैंने बोला है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है स्मट फंजाई, और ये जो स्मट फंजाई है ये डिजीज कॉज करता है, स्मट डिजीज कहते हैं आप। और ये जो स्मट डिजीज है ये 2 तरह का होता है, एक होता है कवर्ड स्मट और एक होता है लूज स्मट, यानी कवरिंग नहीं होता उसमें। जो कवर्ड स्मट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैं नाम लिख दे रहा हूं यहां पे, अस्टिलेगो मेडिस, जो कि मेज में डिजीज कॉज करता है ये। वैसे ही एक और नाम दे रहा हूं मैं आपको, अस्टिलेगो हॉडी, अस्टिलेगो हॉडी, जो कि डिजीज कॉज करता है किसमें, बार्ली में डिजीज कॉज करता है, ध्यान दीजिएगा। वैसे ही जो लूज स्मट है उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लूज स्मट डिजीज कौन कॉज करता है उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अस्टिलेगो नूडा ट्रिटिकी, ये व्हीट में कॉज करता है। वैसे एक और नाम दे रहा हूं मैं आपको, अस्टिलेगो एवेनी, ये ओट में डिजीज कॉज करता है। तो ये मैंने फंगस का नाम लिखा है ये 4, और ये कौन से प्लांट में डिजीज कॉज करता है वो लिख दिया है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहां टोड स्टूल लिखा है, जिसका एग्जाम्पल है आपके पास अमेनिटा। अमेनिटा एक जीनस है, इसके जो मेंबर्स हैं वो पॉइजनस होते हैं। ये कैसे होते हैं, दे आर पॉइजनस इन नेचर, ये सब पॉइजनस हैं, और इन्हीं से एलएसडी भी ऑप्टेन करते हैं, यहां से भी आप ऑप्टेन करते हैं एलएसडी। वैसे ही कुछ शैक्रिड मशरूम होते हैं, वैसे ही रस्ट फंजाई है, विच इज बिकॉज ऑफ दिस पक्सीनिया ग्रामिनिस। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका मैं लाइफ साइकिल भी थोड़ा समझाऊंगा आपको। ये जो पक्सीनिया ग्रामिनिस है ये रस्ट डिजीज कॉज करता है व्हीट में, है ना, व्हीट में ये डिजीज कॉज होता है, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में डिटेल में। वैसे ही ब्रैकेट फंजाई है, जिसका एग्जाम्पल है आपके पास पोलीपोरस, एग्जाम्पल इज पोलीपोरस, फंगस का नाम बोल रहा हूं मैं। वैसे ही आपके पास है पेटर फंजाई, जिसका एग्जाम्पल है डेक्टिलेरिया, और भी है
आर्थ्रोबोट्रिस। वैसे ही स्टिंक हॉर्न है जो बदबूदार होता है, इसलिए इसका नाम है स्टिंक हॉर्न। और इसका एग्जाम्पल है आपके पास फैलस इम्पुडिकस। तो ये कुछ अलग अलग फंगस हैं। वैसे ही एक और मैं बोल दूं आपको, तो ये ब्रैकेट है, और वैसे ही एक होता है पफ फंजाई। पफ फंजाई जिसका एग्जाम्पल है आपके पास लाइकोपर्डॉन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद रखना होगा, राइट। मैंने भी याद ही किया है, आपको भी याद ही करना होगा। यहां रस्ट साइकिल मैंने बताया हुआ है आपको। ये कई बार यहां से क्वेश्चन बनता है, हालांकि ये सब आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जो पक्सिनिया है उसमें तरह तरह के सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। जैसे जितने बनते हैं सेक्सुअल स्पोर, मैं उनको पहले हाईलाइट कर रहा हूं। जैसे एक है ये बेसिडियोस्पोर, देन दूसरा है पिक्नियोस्पोर जिसका नाम है स्पर्मेटियम, भी इसी का एक और नाम है, दैट इज पिक्नियोस्पोर। वैसे ही एक है एसिडियोस्पोर, या फिर कई बार कहते हैं उसे एसियोस्पोर। देन नेक्स्ट वन इज यूरेडिनोस्पोर, या फिर कई बार कहते हैं उसे आप यूरेडोस्पोर। मैं वो नाम भी लिख ही दे रहा हूं, यूरेडोस्पोर, कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है। वैसे ही ये है एसियोस्पोर। देन नेक्स्ट वन इज टीलियोस्पोर। तो ये अलग अलग टाइप के सेक्सुअल स्पोर्स हैं जो कि आप ध्यान दीजिएगा। ये कहां बनता है? ये बनता है मिट्टी में, और ये होता है कैसा? एन। देन जो पिक्नियोस्पोर है ये बनता है बारबेरी पे, यानी ये जो बेसिडियोस्पोर है, या फिर मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूं आपके लिए और उसी पे समझा देता हूं, आप इसे भी देख लेना। और एक नया स्लाइड में बना के दे रहा हूं आपको, आप इसे भी समझ लेना जरा। जो अलग अलग स्पोर्स बनते हैं, अच्छा ठीक है, चलिए टाइम हो गया है आज का, तो अगली बार जब मिलेंगे हम लोग तो बताऊंगा आपको फिर से ये रस्ट साइकिल, और विथ कंप्लीशन ऑफ रस्ट साइकिल ये बेसिडियोमाइसीटिस खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ड्यूट्रोमाइसीटिस, विल टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स। और यानी अगली बार जब मिलेंगे हम लोग तो बात करेंगे अबाउट ड्यूट्रोमाइसीटिस, लाइकेन, माइकोराइजा और वायरस भी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू वेरी मच। रस्ट साइकिल बताना बाकी है, अभी फिर से मैं समझाऊंगा इसे।